ठीक है। तो लास्ट वाला जो अपन ने कंसेप्ट देखा था, हम लोग लास्ट प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में हम लोग देख रहे थे कि भाई किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में यार मैं तुम्हें कुछ एक चीज़ें बता दूं कि हमने ना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो तरीके के देखे थे। एक देखा था परमानेंट, एक देखा था हमने टेम्पररी। तो ये जो अपना अभी चल रहा है वो एक्चुअली कौन सा है, वो अपना परमानेंट इंडक्टिव इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम लोग बातें कर चुके थे। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं भाई किसके बारे में, रेजोनेंस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, रेजोनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तुम जानते हो कि भाई रेजोनेंस एक्चुअली एक परमानेंट इफेक्ट होता है। कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम समझने वाले हैं कि देखो अब रेजोनेंस में ना वैसे तो क्या है कि तुम जैसे कहीं पे अगर देखते हो तो रेजोनेंस में यूजुअली ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट एक्चुअली इसके पीछे का आइडिया क्या है, ये जो बेसिक जो टर्म है ना वो समझ में नहीं आता लोगों को। तो अपन पहले ना इसको समझेंगे, एक बार कंसेप्ट को ग्रैस्प करेंगे। जब अपने को कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो अपन लोग ये काम करते हैं कि भाई रेजोनेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि रेजोनेंस एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, कैसे होता है भाई। जैसे इनिशियली जब अगर मैं स्टार्ट करूँ तो अपन ने आज तो हमें पता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बट जब बहुत शुरुआत में बेंजीन का जब बेंजीन के बारे में पता चला तो लोगों को ना केवल ये पता था कि भाई बेंजीन C6H6 होता है। अब उनको ये नहीं पता था कि यार ये दिखता कैसा है। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये किसी को नहीं पता था। तो जैसे हमें C6H6 का पता है, तो अगर हम अपना x+1 - y/2 वाला फॉर्मूला लगाएं, x+1 - y/2 वाला फॉर्मूला लगाएं, तो हम इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 4 आया, जहाँ पे x क्या है होता है, x होता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और y होता है हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये चीज़ें तो मैं आगे पहले बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्या कहते हैं मेरा प्री ऑर्गेनिक वाले के अंदर आप ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं वो आप देख लेना एक बार। ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आया तो लोगों ने ना अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। उन्होंने सोचा कि यार अब C6H6 है तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। तो कई लोग आए, ऐसे ही एक बंदा था डीवार। ठीक है ना, तो उसने एक स्ट्रक्चर दिया। तो उसने स्ट्रक्चर बेंजीन का कैसा दिया, उसने बोला कि भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना कुछ ऐसा होता है। उसने ऐसा बना करके और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया उसने। मतलब ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गया, बट स्टिल उसने, भाई ने इतना गंदा नहीं बनाया था, उसने थोड़ा अच्छा बनाया था इसको। मैं बना देता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ कि बन जाए। तो उसने कैसा बनाया इसको, उसने कुछ इसको ऐसा बनाया। ये वो अभी भी अच्छा नहीं बना, बट स्टिल तुम कहानी समझो कि ये डीवार बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया उसने। ठीक है ना, उसने ये बोला कि भाई डीवार बेंजीन जो है वो इस तरीके की दिखती है, बट एक्चुअली ये गलत है। ठीक है ना, ये एक्चुअली में बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं था। तो ऐसे एक बंदा आया जिसका आगे नाम था ऑगस्टस कैक्यूले। क्या नाम था, ऑगस्टस कैक्यूले। तो ऑगस्टस कैक्यूले ने क्या किया, उसने बोला कि भाई जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं होता, वो कैसा होता है, वो इस तरीके का होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर था ना, ये उसने दिया किस में, सपने में। लिटरली उसको ये सपने में आया था ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ऑगस्टस कैक्यूले ने भाई ये स्ट्रक्चर दे दिया। अब जब तुम इस स्ट्रक्चर को देखो तो इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद में हम ये बोलते हैं कि भाई ये वाला जो, जैसे मान लो मैं इसको C1 बोल दूँ, इसको C2 बोल दूँ, इसको C3 और इसको C4 बोल दूँ अगर, तो मुझे क्या दिख रहा है कि भाई C1 और C2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। क्या है, डबल बॉन्ड है कि नहीं। और C2 और C3 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। तो तुम जानते हो कि भाई डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा उसका, 2 आएगा। और सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं। अब तुम एक चीज़ और जानते हो। तुम क्या जानते हो कि भाई जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ के। तो हमें क्या पता है कि भाई जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है। तो क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, फिर डबल की बॉन्ड लेंथ होती है, और फिर सबसे ज़्यादा होती है सिंगल की बॉन्ड लेंथ। ठीक है। तो इतनी कहानी समझने के बाद हम इस स्ट्रक्चर को देख करके एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो कंक्लूजन ये है कि भाई C1 और C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज़्यादा आ रहा है C2 और C3 के बॉन्ड ऑर्डर से। ठीक है, क्योंकि C1 C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है, और C2 C3 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में द बॉन्ड लेंथ्स आर ऑफ टू टाइप्स, बॉन्ड लेंथ्स शुड बी, आर ऑफ नहीं लिखेंगे, शुड बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। एक टाइप जो है वो कौन सी होगी, डबल बॉन्ड वाली, जो होगी C1 C2 के बीच में, और किसके बीच में, C1 C2 C3 C4 C3 C4 और C5 C6, C5 और C6 के बीच में, C5 है ये और ये C6 है। एक टाइप की बॉन्ड ये हो गई, बॉन्ड लेंथ ये हो गई, और दूसरी टाइप की जो बॉन्ड लेंथ है वो कौन सी होगी, जो अपनी C2 C3 के बीच में है, जो अपनी C3 C4 के बीच में है, नहीं C3 C4 नहीं, सॉरी, C4 C5 के बीच में, C4 और C5 के बीच में है, और एक जो अपनी C6 और C1 के बीच में है, C6 और C1 के बीच में। तो हमने बोला कि भाई अपने पास ये दो टाइप की बॉन्ड लेंथ है, एक टाइप की बॉन्ड लेंथ ये वाली, एक टाइप की बॉन्ड लेंथ ये वाली। बट रियलिटी ये नहीं थी। रियलिटी क्या थी कि भाई जो बेंजीन है ना, बेंजीन में ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। एक्चुअल जो वो है रिजल्ट है वो ये है कि इन बेंजीन ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग काम हो गया। तो इसको अगर कोई बंदा समझे, इस लाइन को देख ले पहले ही कि भाई बेंजीन में सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, और उसको रेजोनेंस का कंसेप्ट नहीं पता हो, तो वो तो क्या बोलेगा कि कैलकुले भी गलत था, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है ना। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल कहानी कैसी होती है। तो बेंजीन में क्या होता है कि बेंजीन के अंदर अगर तुम देखोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो केवल ऐसा नहीं होता। ये कैसा होता है कि ये पाई बॉन्ड है ना, ये घूम सकते हैं, ये पाई बॉन्ड क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इसका क्या है, दूसरा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो तुम क्या नोटिस कर सकते हो कि जैसे अगर ये C1 C2 है और ये C1 C2 इसी में मैं कंसिडर करूँ, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि भाई C1 और C2 के बीच में यहाँ तो क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या आ रहा है भाई, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। और एक्चुअल कंडीशन ऐसी नहीं है। मतलब ये दोनों कंडीशन, अब मैं कैसे समझाना चाहता हूँ वो मैं बताता हूँ। पहले ही समझ लो कि ये जो दो स्ट्रक्चर मैंने बनाए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इससे मिला करके इन दोनों का एक हाइब्रिड वर्जन हम बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको हम लोग बोलते हैं ये C1 है, ये C2 है, और ये हमारा हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। देखो तुम ऐसा समझो कि मान लो तुम कोई वीडियो देखते हो, तो वीडियो में क्या होता है, अगर तुम्हें मतलब कैमरा के बारे में तुम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में बताऊं, तो कैमरा में क्या होता है यार, जैसे पुराने टाइम पे ना एक आता था बाइस्कोप के नाम से, है ना। तुम चाहो तो यूट्यूब पे सर्च करना या कहीं पे सर्च करना या अपने पेरेंट्स से पूछना, तो उनसे पूछना कि बाइस्कोप क्या होता है। तो बाइस्कोप में क्या होता था यार कि एक नेगेटिव इमेज होती थी, है ना, उसको वो उसके अंदर फंसाता था उस मशीन के अंदर, और एक स्पिन होता था, उसको उससे क्या करते थे, वो रील को ना बहुत तेज़ से चलाते थे। नेगेटिव फोटोग्राफ जो होती थी उनकी रील होती थी, उसको बहुत तेज़ से चलाते थे। तो जब तुम किसी फ़ोटो को बहुत ही कम टाइम इंटरवल पे चेंज करते जाओ ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो वीडियो है। जैसे कोई भी वीडियो होता है, जो आजकल के कैमराज काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कई सारी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और उन सारी फ़ोटोज़ को एक बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल पे प्ले कर देते हैं कंटिन्यूसली। तो हमें क्या लगता है कि वो वीडियो है। बट अगर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, एक फोटोग्राफ दिखती है। तो तुम ऐसे समझो कि जो वीडियो है ना, जो वीडियो है वो तो रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, वीडियो है, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो है फोटोग्राफ, ठीक है। मतलब तुम्हारे जो पाई बॉन्ड हैं वो घूम तो कंटिन्यूसली रहे हैं, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली घूम रहे हैं। और ये जो तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए वो एक्चुअली क्या है, उसकी एक स्टॉप्ड इमेज है। मतलब तुम जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना, उनको तुम रोक दोगे तो ये क्या दिखेगा, तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखेगा। और अगर तुम उनको रोकोगे नहीं, कंटिन्यूसली घूमने दोगे, तो वो तुम्हें वीडियो के फॉर्म में दिखाई देगा, और वो क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी मुझे समझ में आ गई। तो अब मैं ना तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ कि बॉन्ड लेंथ सेम क्यों है ना, वाई इन बेंजीन ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर तुम बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखो, तो तुम बेंजीन के स्ट्रक्चर से क्या कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं नेचर के अंदर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं,
हाइपोथेटिकल है, ठीक है। ये तो हमने समझने के लिए बना ली है, ठीक है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया, पर ऐसा कभी नहीं होता मॉलिक्यूल के अंदर कि ये पाई बॉन्ड जो है ना, ये वाला, ये यहीं बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये पाई बॉन्ड घूमता रहेगा, कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं ये, ठीक है। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो क्या होता है, वो रियलिटी होती है, ठीक है ना। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए। अब तुम बोलोगे कि तो भाई इसका अगर सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम आ रही है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, है ना भाई। अगर मान लो मैं इसको मैं RS1 बोल दूँ, इसको मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 बोल दूँ और इसको मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बोल दूँ, तो मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू RS1, अकॉर्डिंग टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, C1 और C2 के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है, C1 C2 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2। और अकॉर्डिंग टू RS2, अकॉर्डिंग टू RS2 जो C1 C2 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ रहा है, 1। तो हम बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे क्या, 2 बोलेंगे या 1 बोलेंगे? हम 2 और 1 के बीच में बोलेंगे। 2 और 1 के बीच में क्या आता है, 1.5। अब वो कैसे है वो मैं आगे बताता हूँ, कैसे निकालते हैं हम कहीं भी बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है ना। तो अगला जो अपना फंडा है वो ये है कि कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखो इसको समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। देखो जैसे मान लो मैं बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया उसका, और ये मैंने उसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, देखो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डबल हेडेड एरो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये डबल हेडेड एरो कहलाता है, ठीक है। और जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में क्या करता हूँ, मैं हमेशा एक ट्रिपल लाइन बनाता हूँ। तो ये जो मैंने बनाया ना, ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। और रेजोनेंस हाइब्रिड होने के साथ साथ में क्या होता है, ये ट्रिपल लाइन बनानी चाहिए। ट्रिपल लाइन बना करके हम लोग क्या डिनोट करते हैं कि ये चीज़ रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब मान लो ये तुम्हारा C1 है, ये तुम्हारा C2 है, ये तुम्हारा C1 है, ये तुम्हारा C2 है। अब तुम क्या चाहते हो कि भाई बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर दो C1 और C2 के बीच में, तो कर लेते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तुम्हें C1 और C2 के बीच में, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन C1 एंड C2 इन all resonating structures divided by number of resonating structures, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताओ C1 C2 के बीच में कितने आ रहे हैं सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। देखो एक बॉन्ड तो ये वाला आ गया, दूसरा बॉन्ड ये वाला आ गया, ठीक है। और दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक ही बॉन्ड है कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हुए C1 और C2 के बीच में, 2 + 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ कितने हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो 2 + 1/2 कितना हो गया, 3/2, जिसको तुम क्या बोलते हो, 1.5। अब देखो यहाँ से तुम्हें क्या पता चला कि जो बेंजीन है ना उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, और 1.5 इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में जो बॉन्ड होंगे ना किसी भी कार्बन एटम के बीच में, जैसे मान लो C1 और C2 को मैं कंसिडर करूं, तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि इसके बीच का जो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 है, न ही 2 है और न ही 1 है। सॉरी गलत लिख दिया है मैंने, न ही 1 है और न ही 2 है। कितना है, 1.5 है। तो अगर 1.5 है तो इसका मतलब ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा और डबल बॉन्ड से थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है। और सारे के सारे बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है और वो ये है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ये पता है तो तुम इस कंसेप्ट को समझ जाओगे कि जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम और उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर देखें तो C1 और C2 का जो बॉन्ड है वो 1 से मतलब 1 वाले बॉन्ड ऑर्डर से ज़्यादा स्ट्रेंथ रखेगा और 2 वाले बॉन्ड ऑर्डर से कम स्ट्रेंथ रखेगा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई हमें। अब एक चीज़ जो तुमने रेजोनेंस पढ़ते वक्त काफ़ी बार देखी होंगी, तुम्हें एक लाइन देखने को मिलती होगी जब भी तुम रेजोनेंस पढ़ते होगे, तो वहाँ पर कैसे लिखा होता है
कि व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज़ of a molecule all the properties of a molecule cannot be understood by one structure only, cannot be understood by only one structure, देन हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए दूसरे स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और उन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला करके हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। इसी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। तो यही है यहाँ पे, ये लाइन तुम्हें अब समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं तुम्हें बेंजीन का केवल और केवल ये वाला स्ट्रक्चर बना के दे दूँ, और तुम्हें बोलूँ कि हाँ भाई अब इस स्ट्रक्चर से पता लगाओ, तो अगर केवल ये वाला बेंजीन रिंग देखते तुम बोलते कि सर C1 C2 के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है ना वो कितना है, 2 आ रहा है। तुम ये बोलते कि बेंजीन के अंदर 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ्स होती हैं, 2 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ्स एग्जिस्ट करती हैं। किसके अंदर? बेंजीन के अंदर। अगर तुम्हें रेजोनेंस के बारे में पता नहीं होता, ठीक है, अब तुम्हें पता है कि भाई एक्चुअल कहानी ऐसी नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, पाई बॉन्ड घूमते हैं तो तुम्हें पता है कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इसीलिए तुम कह रहे हो कि इसका बॉन्ड लेंथ कितना है, 1.5, और 1.5 बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.5। तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तुम्हें एक्चुअली दोनों स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। 1.5 बॉन्ड ऑर्डर तुम केवल एक स्ट्रक्चर से नहीं निकाल सकते थे, है कि नहीं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस का कंसेप्ट, ठीक है। तो इतनी कहानी ना तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया ना कि रेजोनेंस है क्या, रेजोनेंस को कैसे समझें, तो फिर प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो अपन ने यहाँ पे रेजोनेंस के बारे में अच्छे से बात कर ली। अपन ने ये समझ लिया कि भाई रेजोनेंस एक्चुअली दिखता कैसा, मतलब रेजोनेंस का बेसिक कंसेप्ट क्या है, हमें ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। हमने बेंजीन का एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। हमने बोला कि भाई जो बेंजीन है उसके अंदर अगर हम एक ही स्ट्रक्चर को देखें तो हमें ये लगना चाहिए कि भाई बेंजीन की सारी बॉन्ड लेंथ कैसी, मतलब जो बेंजीन है उसके अंदर 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ्स होनी चाहिए। बट हमें पता चला कि भाई बेंजीन में सारी की सारी बॉन्ड लेंथ्स जो हैं वो सेम होती हैं। तो उसको हम समझने के लिए रेजोनेंस के अंदर गए, हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और हमें रेजोनेंस का पूरी कहानी जो है वो समझ में आ गई। अब इस वीडियो में तो मैंने केवल रेजोनेंस को इंट्रोड्यूस किया है, मैंने केवल ये समझाया कि रेजोनेंस क्या होता है, कैसे समझें इसको। आगे वाले वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि भाई रेजोनेंस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी सीखेंगे, ठीक है ना। और फिर लास्ट में कुछ एक रेजोनेंस के क्या नाम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या कुछ ऐसा मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जो हैं करने की कोशिश करेंगे। तो आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मेरी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन रही है इन चीज़ों को लेकर के, तो आप प्लीज़ ना थोड़ा सा मोटिवेशन के तौर पे ही सही आप सपोर्ट करो इस चैनल को, ठीक है ना। आप सपोर्ट करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे, और मैं पूरी मेहनत के साथ में ना आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आता रहूँगा। बस आपको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।